ये देखें स्वर्ग जैसा नज़ारा। ये देखें, ओह दोस्तों बताऊं तो ये वाटरफॉल मध्य महेश्वर ट्रैक का मुख्य आकर्षण है, मेन अट्रैक्शन है। यात्री टूरिस्ट देखें तो स्नान कर रहे हैं मधुगंगा नदी में, और जल तो इतना स्वच्छ है ना कि मन कर रहा है हम भी चले स्नान कर ले। दोस्तों स्वर्ग के दर्शन आप इस वक्त कर पा रहे हैं मध्य महेश्वर घाटी में। दोस्तों तो राकेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन कर लिया। यहाँ पर पुजारी जी भी थे, उनसे भी हमने बातचीत की। मध्य महेश्वर बाबा के दर्शन करने आते हैं तो सबसे पहले राशि गांव में स्थित माँ राकेश्वरी देवी मंदिर के दर्शन जरूर करें। तो हिमालय की गोदी में भगवान भोलेनाथ का ओमकारेश्वर मंदिर विराजमान है। दर्शन करें ओमकारेश्वर मंदिर के। कितना सुंदर लग रहा है मंदिर, देखें आप। ये सभी दोस्तों होम स्टे हैं जो कि गोंडार विलेज में ही हैं। बाकी अगर आप गोंडार विलेज में स्थित, दो नदियों का संगम हो रहा है दोस्तों, एक यहाँ से और एक बिल्कुल सामने से। तो जो सामने वाली नदी है वो है मधुगंगा। पांडव 5 अलग अलग स्थानों पर हिमालय में कड़ी तपस्या करने लगे, तब जाकर के भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तो दर्शन कैसे दिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने 5 अलग अलग स्थानों पर नंदी बैल के शरीर के 5 अलग अलग हिस्सों के रूप में प्रकट होकर के, यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है दोस्तों। चौखंबा पर्वत के बिल्कुल इस लेक में सुंदर रिफ्लेक्शन इमेज बन रहा है दोस्तों, देख रहे हैं ना। यहाँ पर भी रुकने की और खाने पीने की अच्छी खासी व्यवस्था मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वर्ग भूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मैं हूँ उत्तराखंड के खूबसूरत गांव ऊखीमठ में, और इस वीडियो में हम यात्रा करेंगे पंच केदार में सेकंड केदार मध्य महेश्वर जी की। तो उससे पहले हम आपको ऊखीमठ में स्थित ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करा देते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर दोस्तों नीचे की तरफ स्थित है, तो चलिए सबसे पहले दर्शन कराते हैं आपको। सामने अगर आप देखें तो हिमालय की गोदी में भगवान भोलेनाथ का ओमकारेश्वर मंदिर विराजमान है। जब भी आप मध्य महेश्वर की यात्रा करें तो रास्ते में ही ऊखीमठ पड़ता है। यहाँ पर भगवान केदारनाथ और भगवान मध्य महेश्वर की शीतकालीन मंदिर ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन जरूर करें। अभी दोस्तों आप दर्शन करें ओमकारेश्वर मंदिर के। कितना सुंदर लग रहा है मंदिर, देखें आप। चारों तरफ हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियाँ और बीच में भगवान भोलेनाथ का ओमकारेश्वर मंदिर है, ये देखें आप। दोस्तों जब शीतकाल में केदारनाथ और मध्य महेश्वर जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो केदारनाथ और मध्य महेश्वर जी की डोली ऊखीमठ में स्थित इसी ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान कर दी जाती है। केदारनाथ भगवान और मध्य महेश्वर जी शीतकाल में अपने श्रद्धालुओं भक्तों को यहीं ओमकारेश्वर मंदिर से दर्शन देते हैं। अभी केदारनाथ और मध्य महेश्वर जी के कपाट बंद नहीं हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आपको कम श्रद्धालु यात्री देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही शीतकाल के लिए केदारनाथ और मध्य महेश्वर जी के कपाट बंद हो जाएंगे तो यहाँ पर श्रद्धालुओं यात्रियों की खूब भीड़ लगती है, क्योंकि केदारनाथ और मध्य महेश्वर जी के दर्शन शीतकाल में इसी ओमकारेश्वर मंदिर से होते हैं। बाकी दोस्तों हम जो है इस वीडियो में मध्य महेश्वर जी की यात्रा करने वाले हैं,
तो सबसे पहले हमको राशि गांव पहुंचना होगा। ऊखीमठ से राशि गांव की जो दूरी है वह 22 किलोमीटर की है। तो जब भी आप मध्य महेश्वर जी की यात्रा करें तो सबसे पहले ऊखीमठ में रुक करके ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन ज़रूर करें और अपनी सफल यात्रा की मनोकामना ज़रूर करें। बाकी दोस्तों चलिए अब हम ऊखीमठ से रांसी विलेज पहुंचते हैं। रांसी विलेज से ही मध्य महेश्वर जी की जो पैदल यात्रा है वो प्रारंभ होती है। दोस्तों हम रांसी विलेज पहुंच चुके हैं और देखें कितना प्यारा सा सुंदर सा रांसी विलेज खूबसूरत हिमालय की गोदी में बसा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों माँ राकेश्वरी देवी का टेम्पल भी है जो कि सामने आपको दिखाई दे रहा है, उसके भी हम दर्शन कराएंगे आपको। बाकी दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है पहाड़ी करेले की बेल। ये जो आप देख रहे हैं ये खाने में बड़ा ही मीठा और स्वादिष्ट होता है। बाकी दोस्तों चलते हैं रांसी विलेज का छोटा सा टूर कराते हैं, साथ में माँ राकेश्वरी देवी टेम्पल के भी आपको दर्शन कराते हैं। जब आप नीचे वाली रोड से ऊपर की तरफ आते हैं, ऊपर वाली रोड पर, तो यहाँ से आपको पूरे राशि गांव का बड़ा ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये पहाड़ों के खेत हैं। पहाड़ों में खेत ऐसे ही बनाए जाते हैं, सीढ़ीदार खेत होते हैं। इन्हें स्ट्रिप फार्मिंग या फिर स्टेप फार्मिंग भी बोला जाता है। इस तरह से खेत बनाने के दो फ़ायदे हैं। एक तो खेती और सब्जी करने के लिए जो है, खेती सब्जी उगाने के लिए जो है खेत भी बन जाते हैं। साथ में इससे क्या होता है, पहाड़ों का कटाव जो है बरसात के समय में नहीं होता है दोस्तों, भूस्खलन वगैरह नहीं होता, जिससे पहाड़ों के जो घर हैं वो बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। राशि गांव में आज भी प्राचीन भारत के जो घर हैं खपड़ैल वगैरह के, वो आज भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे घर हैं जो कि आज भी इस राशि गांव में देखने को मिलते हैं। दोस्तों राशि गांव उत्तराखंड के उन गाँव में से एक है जो बेहद खूबसूरत है और प्राचीन संस्कृति को संजोए हुए है। इसके साथ साथ राशि विलेज उत्तराखंड का एक खूबसूरत पर्यटक स्थल भी है दोस्तों। दोस्तों अभी आप दर्शन कर रहे हैं राशि गांव में स्थित माँ राकेश्वरी देवी मंदिर के। बता दूं दोस्तों कि मध्य महेश्वर बाबा की डोली जब नीचे आती है ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर के लिए, तो उनकी डोली को यहाँ पर भी विश्राम कराया जाता है। और जब भी आप मध्य महेश्वर धाम की यात्रा पर आएँ तो अपना कुछ समय निकाल करके राशि गांव ज़रूर घूमें। साथ में राशि गांव में स्थित माँ राकेश्वरी देवी मंदिर के भी दर्शन ज़रूर करें। राशि गांव उत्तराखंड का बेहद खूबसूरत गांव है। इस गांव को झरनों का गांव, विलेज ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। राकेश्वरी देवी टेम्पल के वजह से ही इस गांव का नाम रांसी पड़ा हुआ है दोस्तों राकेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन कर लिया। यहाँ पर पुजारी जी भी थे, उनसे भी हमने बातचीत की।
दोस्तों, पुजारी जी ने बताया कि अगर आप मध्य महेश्वर बाबा के दर्शन करने आते हैं तो सबसे पहले राशि गांव में स्थित माँ राकेश्वरी देवी मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। इसके बाद ही जो है आपकी यात्रा सफल मानी जाती है मध्य महेश्वर बाबा की। तो सबसे पहले आप यहाँ माँ राकेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन कर अपनी सफल यात्रा की कामना करें, फिर जो है आपकी मध्य महेश्वर बाबा की यात्रा को सफल माना जाता है। दोस्तों, ये मंदिर बेहद प्राचीन है। इस मंदिर के अंदर पांडवों के 5,500 वर्ष पुराने शस्त्र के दर्शन होते हैं। और साथ में दोस्तों, ये जो राकेश्वरी देवी मंदिर है, यहाँ पर चंद्रमा जी ने तपस्या की थी और चंद्रमा जी को ही राकेश्वरी के नाम से जाना जाता है। और ये आप दर्शन करें, काफ़ी सारे यात्री श्रद्धालु हैं। मैं समझता हूँ ये यहीं गांव के ही हैं जो लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। इस मंदिर में जितनी भी मूर्तियाँ थी दोस्तों, वो बेहद प्राचीन थी। मैंने दर्शन भी किया। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो सबसे पहले राशि गांव में राकेश्वरी देवी मंदिर आकर के दर्शन ज़रूर करें। बार यहाँ से आप हिमालय की खूबसूरती के दर्शन करें। दोस्तों, मंदिर प्रांगण में हूँ और यहाँ से मैं आपको रांसी विलेज के खूबसूरत दृश्य दिखा पा रहा हूँ। रंग बिरंगे फूल, सुंदर पहाड़, सुंदर सुंदर झरने, और यहाँ पर दोस्तों ढेर सारे झरने हैं, इसीलिए इसे झरनों का गांव बोला जाता है। तो समय निकाल करके आप आएँ मध्य महेश्वर बाबा के धाम, ताकि आप यहाँ रांसी विलेज भी घूम पाएँ। बहुत ही सुंदर गांव है दोस्तों। नीचे रोड की तरफ ढेर सारे होम स्टे हैं, तो जो भी यात्री श्रद्धालु आते हैं वो उन्हीं होम स्टे में रुकते हैं। पूरा वहाँ से ले करके पीछे तक, मैं समझता हूँ पीछे लगभग 1 किलोमीटर पीछे तक जो है ये राशि गांव फैला हुआ है। तो सभी जगहों पर जो है आपको होम स्टे मिल जाएंगे ढेर सारे। यहाँ दोस्तों राशि विलेज में आप आएंगे तो आपको बिल्कुल जो भारतीय परंपरा की जो प्राचीन संस्कृति है, जो बिल्कुल सिंपल लाइफ स्टाइल है और सुकून वाली जो असली ज़िंदगी है, वो देखने को यहाँ मिलती है दोस्तों। कोई भाग दौड़ नहीं, बिल्कुल सुकून और सिंपल सादगी भरी ज़िंदगी यहाँ देखने को मिलती है। हमने दोस्तों राशि गांव का आपको टूर करा दिया है। अब हम चलते हैं, यहीं राशि विलेज में स्टे करेंगे। इसके बाद कल सुबह मध्य महेश्वर बाबा का जो पैदल यात्रा है वो प्रारंभ करेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सुबह सुबह हम मध्य महेश्वर की यात्रा पर निकल चुके हैं। कल शाम को हम रांसी विलेज पहुंच गए थे। तो ये पीछे की तरफ आप देखें तो सुंदर सा हिमालय की गोद में रांसी विलेज बसा हुआ है। यहाँ पर ढेर सारे होम स्टे हैं और पहले दिन अगर आप आते हैं तो शाम हो जाती है। यहीं राशि विलेज में ही आपको रुकना होता है, नाइट स्टे करना होता है। फिर अगली सुबह आपको मध्य महेश्वर ट्रैक के लिए निकलना होता है। बता दूं कि राशि विलेज से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आगे चलेंगे तब हमको मध्य महेश्वर ट्रैक मिलेगा। रांसी विलेज से लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां से मध्य महेश्वर का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो ये है दोस्तों, ये बोर्ड भी लगा है और यहां से नीचे की तरफ मध्य महेश्वर का ट्रैक है। ये देखिए आप। फाइनली दोस्तों हमने अपना मध्य महेश्वर का ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। और किलोमीटर की बात कर लेते हैं कि कितना टोटल ट्रैक है। तो यहाँ पे लोकल लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि लगभग 17 से 18 किलोमीटर का ट्रैक है और स्टार्टिंग का 5 से 6 किलोमीटर बिल्कुल सिंपल होने वाला है, डाउन और प्लेन रास्ता ही मिलेगा। फिर उसके बाद का जो 10 से 11 किलोमीटर होगा वो टफ़ होगा, खड़ी चढ़ाई होगी। वही लास्ट वाला 10 से 11 किलोमीटर मध्य महेश्वर ट्रैक का बिल्कुल डिफ़िकल्ट वाला पार्ट होने वाला है।
दोस्तों, उत्तराखंड में भगवान भोलेनाथ शिव जी के 5 प्रसिद्ध धाम हैं जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है, जिनमें से हमने प्रथम केदारनाथ धाम के दर्शन करा दिए हैं और इस वीडियो में हम सेकंड केदार मध्य महेश्वर धाम की यात्रा कर रहे हैं। तो मध्य महेश्वर धाम की संपूर्ण यात्रा करेंगे, संपूर्ण दर्शन कराएंगे। इसके अलावा यहाँ से जुड़ी हुई जो संपूर्ण पौराणिक कथा है वो भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। भगवान भोलेनाथ के सभी पंच केदार के मैं दर्शन कराऊंगा। और बता दूं दोस्तों कि पंच केदार में जो सबसे कठिन केदार है, जिसका ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है, वो है दोस्तों रुद्रनाथ ट्रैक, जो कि पंच केदार में चौथा केदार है दोस्तों। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ का ट्रैक सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है। इसके अलावा पंच केदार में जो सबसे सुंदर केदार है, जिसकी यात्रा अपने आप में बिल्कुल कह सकते हैं स्वर्ग में होती है, वो दोस्तों यही है मध्य महेश्वर। सेकंड केदार की जो यात्रा है वो बहुत ही सुंदर होती है। डिफ़िकल्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेकंड डिफ़िकल्ट केदार मध्य महेश्वर ही है। जब दोस्तों हम वापसी करेंगे तो यही जो अभी हमें इजी ट्रैक लग रहा है ना, यही डिफ़िकल्ट बन जाएगा। 5 से 6 किलोमीटर का ये जो स्टार्टिंग में डाउन वाला पार्ट है, ये आगे थोड़ा प्लेन भी हो जाएगा, बट है सिंपल ही, लेकिन वापसी में यही हमारा ज़्यादा समय लेने वाला है। बाकी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मध्य महेश्वर ट्रैक स्वर्ग जैसा सुंदर है, उसकी एक झलक मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो सामने ज़बरदस्त वाटरफॉल है दोस्तों, बहुत ही शानदार है ये। यहाँ से दोस्तों अभी जो मध्य महेश्वर मंदिर है वो 12.5 किलोमीटर के आसपास है और हमने अभी लगभग 2 किलोमीटर कवर किया है। 2 किलोमीटर कवर करने के बाद एक बड़े ही सुंदर से व्यू पॉइंट पर हम आ चुके हैं दोस्तों। ये देखें स्वर्ग जैसा नज़ारा, ये देखें। ओह दोस्तों, बताऊं तो ये वाटरफॉल मध्य महेश्वर ट्रैक का मुख्य आकर्षण है, मेन अट्रैक्शन है। यहाँ पर यात्री श्रद्धालु ज़रूर रुकते हैं, यहाँ ठहर जाते हैं दोस्तों। वहाँ देखें तो रेनबो बन रही है और पानी का रंग देखें, मानो जैसे किसी ने इसमें नीला रंग, हरा रंग घोल दिया हो, इतना सुंदर है दोस्तों। प्रकृति का ऐसा सुंदर नज़ारा आपको सिर्फ मध्य महेश्वर ट्रैक में ही देखने को मिलने वाला है दोस्तों। ऐसे अनेकों झरनों के दर्शन होंगे हमको इस पूरे मध्य महेश्वर ट्रैक में। स्वर्ग जैसा सुंदर है मध्य महेश्वर का ट्रैक और इसी स्वर्ग से आज हम अपनी यात्रा कर रहे हैं दोस्तों। अभी मैं नीचे आ चुका हूँ झरने के बिल्कुल पास और एक बार चेक करें यहाँ की खूबसूरती। तो बीच में देखें रेनबो बन रही है। जिस रेनबो को हमने आसमान में बनते हुए देखा था, आज उसको हम ज़मीन पर वाटरफॉल के पास बनते हुए देख रहे हैं दोस्तों। ये अपने आप में आश्चर्य है। और खूबसूरत झरना, पहाड़ और साथ में रेनबो, प्रकृति का ऐसा खूबसूरत संगम और कहाँ देखने को मिल सकता है। नेचर का इतना सुंदर नज़ारा सिर्फ आपको मध्य महेश्वर ट्रैक में ही देखने को मिलता है। यहाँ पहुँचने के बाद मानो कदम जो है ठहर से गए हों। यहाँ से आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा है दोस्तों। बस जी यही कर रहा है कि इस खूबसूरत से प्राकृतिक नज़ारे को देखते रहें, ताकते रहें। नज़रें नहीं हटाने का मन कर रहा है दोस्तों। पानी का रंग बिल्कुल गाढ़े हरे नीले रंग का है, मानो किसी ने इसमें रंग घोल दिया हो। इतना पवित्र साफ सुथरा झरना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमने जो है इस खूबसूरत से नज़ारे को दिखाया। अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं।
क्या बताऊं दोस्तों, यहाँ से आगे जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन हमें आगे भी चलना होगा क्योंकि आगे भगवान मध्य महेश्वर जी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनका बुलावा आया है। और मध्य महेश्वर वही लोग पहुँचते हैं जिनको स्पेशली भगवान भोलेनाथ बुलाते हैं। वाटरफॉल वाली पॉइंट से लगभग 2.2 किलोमीटर चलेंगे तो हम पहुँचेंगे गोंडार विलेज। जी हाँ दोस्तों, मध्य महेश्वर ट्रैक का एक और खूबसूरत सा गांव है। और बता दूं कि उस गोंडार विलेज में भी रुकने के लिए बहुत सारे होम स्टे यात्रियों श्रद्धालुओं को मिलते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था वहां पर भी यात्रियों श्रद्धालुओं के लिए होती है। नीचे जो आप नदी देख रहे हैं दोस्तों, ये है मधुगंगा नदी। बताते हैं कि मधुगंगा नदी मध्य महेश्वर धाम से ही उद्गम होकर के आती है दोस्तों। तो हमारे इस पूरे ट्रैक में मधुगंगा नदी के भी दर्शन होते रहेंगे। वाटरफॉल से अभी हम 500 मीटर ही आगे आए हैं। तो यहीं से दोस्तों देखें तो चढ़ाई वाला रूट आ चुका है। ये देखें आप, फर्स्ट टाइम आया हूँ तो इस वजह से सारी चीज़ें नई ही लगने वाली हैं। नीचे लोकल ने बताया 5 से 6 किलोमीटर बिल्कुल इजी होगा, बट मैं समझता हूँ अभी हम लोग 2.5 किलोमीटर ही आए हैं कि बिल्कुल ऊपर वाला रूट स्टार्ट हो चुका है। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं देवीधार। देवीधार में यहाँ एक माता जी का मंदिर है और यहाँ से गोंडार विलेज अभी 750 मीटर है और मध्य महेश्वर टेम्पल 11.5 किलोमीटर। ये देखें दोस्तों, एक और मस्त से व्यू पॉइंट पर हम पहुँच चुके हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि मध्य महेश्वर ट्रैक में सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। एक वाटरफॉल मैंने आपको दिखाया और ये है दूसरा वाटरफॉल मध्य महेश्वर ट्रैक का। क्या नज़ारे हैं दोस्तों, वास्तव में मध्य महेश्वर ट्रैक स्वर्ग जैसा सुंदर है। अब दोस्तों हम 500 मीटर और चलेंगे तो गोंडार विलेज पहुंच जाएंगे। अभी तक के ट्रैक में तो बहुत मज़ा आया दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं थी। बीच में थोड़ी सी चढ़ाई आई थी, बट फिर से रूट प्लेन हो चुका है, आप देखें। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गोंडार विलेज। ये है छोटा सा प्यारा सा गोंडार विलेज और यहाँ पे काफ़ी सारे होम स्टे हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। ये सब जो दोस्तों आप रास्ते पे देख रहे हैं, ये सब होम स्टे और दुकानें हैं खाने पीने की। और ये है पूरा गोंडार विलेज और वहाँ पर मंदिर भी है और नीचे की तरफ मधुगंगा नदी है। तो मधुगंगा नदी के तट पर मध्य महेश्वर ट्रैक में खूबसूरत सा प्यारा सा गोंडार विलेज है। और अगर दोस्तों आप मान लीजिए रांसी विलेज 3 या 4 बजे तक पहुंच जाते हैं शाम को, तो मैं समझता हूं 1 घंटे वहां से ट्रैक करके आप गोंडार विलेज आ सकते हैं। यहां पर भी रुक सकते हैं, यहां पर स्टे कर सकते हैं। इसके बाद अगली सुबह आप जो है
यहाँ से आगे मध्य महेश्वर का ट्रैक कर सकते हैं। ये सभी दोस्तों होम स्टे हैं जो कि गोंडार विलेज में ही हैं। बाकी अगर आप गोंडार विलेज में स्थित मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से गेट बना हुआ है, नीचे जा कर के आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों देखें तो बिल्कुल वही प्राचीन खपड़ैल वाले घर आज भी इस गोंडार विलेज में देखने को मिलते हैं। अभी दोस्तों गोंडार विलेज में एक छोटी सी दुकान पर हम रुके हुए हैं और यहाँ पर चाय पानी नाश्ता वगैरह पोहा वगैरह खाएंगे, थोड़ा सा खाना भी खाएंगे। इसके बाद यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे। बता दूं दोस्तों यहाँ पे मैंने पोहा वगैरह ट्राई किया, बहुत ही ज़बरदस्त है। चाय भी बहुत ज़बरदस्त है, एकदम शुद्ध देसी दूध में। तो आप जब भी ट्रैवल करें मध्य महेश्वर तो यहाँ गोंडार विलेज में रुक करके नाश्ता पानी ज़रूर करें दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। ये है दोस्तों पहाड़ी माल्टा, इसे पहाड़ी माल्टा बोलते हैं। और ये जब पक जाता है तो बिल्कुल पीले पीले रंग का बड़ा बड़ा होता है। इसका जूस बहुत ही ज़बरदस्त और मीठा होता है दोस्तों। गोंडार विलेज के बाद से अब धीरे धीरे रास्ता कठिन होने वाला है दोस्तों। डिस्टेंस तो 10.5 किलोमीटर ही यहाँ से बचा है मंदिर तक की, लेकिन उस 10.5 को कवर करने में 6 से 7 घंटे का समय लग सकता है। दोस्तों यहाँ से एक बार आप व्यू चेक करें, कितना सुंदर व्यू है। मधुगंगा नदी का कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से देखें आप। यहाँ पर 2 नदियों का संगम हो रहा है दोस्तों, एक यहाँ से और एक बिल्कुल सामने से। तो जो सामने वाली नदी है वो है मधुगंगा। और अभी हम नीचे चलेंगे, नीचे से हमें रिवर क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ना होगा। और भी बिल्कुल नीचे चलेंगे तो मधुगंगा नदी का बिल्कुल पास से व्यू देख पाएंगे। पानी तो इस समय इतना साफ़ है कि जैसे किसी ने हरा और नीला रंग घोल दिया हो, ऐसा सुंदर दृश्य नदियों के जल का देखने को मिल रहा है। अब तो दोस्तों एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि बिल्कुल रिवर के पास चलना है और रिवर को क्रॉस भी करना है। नीचे अगर आप देखें तो लकड़ी का पुल बना हुआ है, इसी को पार करके हमको उस पार चलना है दोस्तों। बिल्कुल स्वर्ग में है दोस्तों हम। मध्य महेश्वर ट्रैक किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कुछ दिन पहले यहाँ ट्रॉली से रिवर को क्रॉस करवाया जा रहा था। ये देखें ट्रॉली का रोप बना भी है, बट क्या है कि यहाँ पर टेम्परेरी लकड़ी का पुल बना दिया गया है। पुल पहले भी था बट पुल जो है मानसून में जलस्तर बढ़ने की वजह से टूट गया, लेकिन फिर से यहाँ पर लकड़ी से पुल बना दिया गया है। अभी दोस्तों हम मधुगंगा नदी के बिल्कुल पास आ चुके हैं। यात्री टूरिस्ट देखें तो स्नान कर रहे हैं मधुगंगा नदी में, और जल तो इतना स्वच्छ है ना कि मन कर रहा है हम भी चले स्नान कर ले दोस्तों। बट अभी क्या हमें मंदिर तक पहुंचना है और अंधेरा होने से पहले पहले पहुंचना है। बाकी हम जब वहां से वापसी आएंगे तो यहाँ पर ज़रूर स्नान करेंगे। ये परफेक्ट लोकेशन है नहाने के लिए दोस्तों। यहाँ छोटा सा तालाब टाइप बना हुआ है, आप आराम से स्नान कर सकते। पानी तो बिल्कुल ठंडा होने वाला है, बर्फ़ जैसा ठंडा। और यहाँ पर दुकानें भी हैं छोटी मोटी, तो यहाँ पर बैठ करके खाना पीना कितना मस्त होने वाला है दोस्तों। देख रहे हैं ना, प्रकृति का ऐसा सुंदर नज़ारा सिर्फ़ और सिर्फ
स्वर्ग वाले इस रास्ते में मध्य में स्वर्ग के ट्रैक में ही देखने को मिल रहा है। रिवर वाली पॉइंट पर यहाँ मस्त छोटा सा रेस्टोरेंट है। यहाँ बैठ करके खाएंगे ना तो बहुत ही आनंद आने वाला है। बाकी हमने गोंडार विलेज से ही रास्ता पानी कर लिया तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। कि दोस्तों यहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था है। देखें कमरे वगैरह हैं स्टे करने के लिए। यहाँ रुकना कितना शानदार पल होगा दोस्तों, आप सोच कर देखें। यहाँ पर दुकानें हैं खाने पीने की, सारी सुविधा यहाँ पर भी है दोस्तों। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है दोस्तों, ये देखें भोलेनाथ का मंदिर है। देखें कितना सुंदर है, प्राचीन होने के साथ साथ छोटा सा कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। और किनारों पर रंग बिरंगे फूल, ओ हो स्वर्ग है दोस्तों, स्वर्ग। ये रिवर वाला पॉइंट है जहाँ पे संगम है, वहाँ पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, आप यहाँ ज़रूर रुकें। मस्त ठंडे ठंडे स्वच्छ नदी के जल में स्नान करने को मिलेगा, मस्त खाने पीने को यहाँ मिलेगा और प्रकृति की गोद में कुछ पल व्यतीत करने का मौका मिलेगा। दोस्तों इस लोकेशन का नाम है बंतोली। बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों, ये देखें आप। तो बंतोली में भी रुकने और खाने की पूरी व्यवस्था है, आप यहाँ ज़रूर रुकें। मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप रांसी विलेज आ जाते हैं 3 या 4 बजे तक ना, तो आप ट्रैक स्टार्ट कर दीजिए। आप गोंडार और साथ में बंतोली यहाँ तक तो आ ही सकते हैं। रुकने का आनंद या तो गोंडार विलेज में है या फिर यहाँ बंतोली में है दोस्तों। गोंडार विलेज या बंतोली में रुकने का एक फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ की ऑर्गेनिक लोकल सब्जियाँ, स्वादिष्ट सब्जियाँ खाने को मिलेंगी दोस्तों। मैं तो पछता रहा हूँ, मुझे दोस्तों गोंडार विलेज या बंतोली में आके स्टे करना चाहिए था, कि यहाँ पर बिल्कुल स्वर्ग जैसा सुंदर व्यू है। ठंडे ठंडे पानी में, नदी के ठंडे पानी में नहाने का मौका भी मिलता है दोस्तों। बाकी बंतोली से ऊपर जब आप थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर भी रुकने और खाने की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध है। इसको दोस्तों अपर बंतोली बोलते हैं, बाकी जो संगम पॉइंट पर था नीचे उसे लोअर बंतोली बोलते हैं। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं खडारा। इसका नाम है खडारा।
इसे खड्डरा या फिर खंडारा भी बोलते हैं। यहाँ पर भी रुकने की और खाने पीने की अच्छी खासी व्यवस्था मिल जाती है। यहाँ से अभी दोस्तों मध्य महेश्वर टेम्पल 7.3 किलोमीटर की दूरी पर है और अगला जो स्टॉप आएगा वो आएगा नानू, जो कि 1.7 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से पड़ता है। बीच बीच में इस तरह से रुकने और खाने पीने की व्यवस्था है, तो इससे मध्य महेश्वर ट्रैक और भी सुविधाजनक और आसान बन जाता है। दोस्तों मान गए, मध्य महेश्वर ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक है। केदारनाथ से तो डिफ़िकल्ट ही है दोस्तों। बनतोला के बाद से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, और जो लोग वापस ऊपर से आ रहे हैं उनसे पूछने पे पता चल रहा है कि मंदिर तक ऐसी ही खड़ी चढ़ाई होने वाली है। सामने वाली चढ़ाई देखें दोस्तों, अभी तो इससे भी ज़्यादा चढ़ाई खड़ी होने वाली है आगे। तो अगर आप मध्य महेश्वर ट्रैक पर आ रहे हैं तो स्पेशल तैयारी करके आएँ। जब भी आप पहाड़ों पर ट्रैक करने के लिए आएँ, कुछ बातों का ध्यान रखें। जो मैंने अनुभव किया है वो बताता हूँ आपको। जो आप अपने साथ बैग लेकर के चल रहे हैं उसका वज़न 3 या 4 किलो ज़्यादा मत रखिए। अगर ढेर सारा सामान लेके आए हैं तो नीचे रांची में ही क्लॉक रूम होता है, वहाँ रख दें। साथ में बोतल का पानी ज़रूर रखें। खाने पीने के लिए बिस्किट टॉफ़ी वगैरह साथ में रखें दोस्तों। बीच बीच में दुकानें हैं खाने पीने की, बट पानी और हल्की फुल्की खाने की सामग्री साथ में रखें। तेज़ चलने का प्रयास न करें, आराम आराम से कछुए की चाल से चलें, रुक रुक करके आराम करते हुए, क्योंकि जितना ही धीरे धीरे आराम आराम से चलेंगे कंटिन्यूटी बनी रहेगी, सांस नहीं फूलेगी। पहाड़ों पर ट्रैक करने का एक रूल है कि कछुए की चाल से चलेंगे तो मंजिल तक बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। बाकी दोस्तों मध्य महेश्वर ट्रैक में पत्थरों पर इस तरह से सुंदर सुंदर लाइनें लिखी हुई हैं। इनको पढ़ते हुए चलेंगे तो रास्ते की सारी थकान मिटती रहेगी। मध्य महेश्वर ट्रैक की खूबसूरती यही है कि बीच बीच में आपको 2-2, 2.5 किलोमीटर की दूरी पर खाने पीने की दुकानें मिल जाती हैं। जैसा कि यहाँ पर देखें कितना सुंदर लग रहा है ना, छोटी सी प्यारी सी दुकान है। दोस्तों अगर आप पहाड़ों पर आते हैं ना, तो यहाँ पहाड़ों पर बुरांस और माल्टे का जूस मिलता है, जो कि यहीं का लोकल होता है। पहाड़ों पर बुरांस और माल्टे का फल होता है, उसी के फल से बिल्कुल ऑर्गेनिक जूस यहाँ मिलता है। ये जो लाल रंग का देख रहे हैं इसे बुरांस का जूस बोलते हैं, और ये जो पीला वाला है ये दोस्तों माल्टे का। तो इस जूस को ज़रूर आप पिएं, बिल्कुल हेल्दी और ऑर्गेनिक पहाड़ों का रसीला जूस होता है। खड्डारा से लगभग 2 किलोमीटर जब आप ऊपर आते हैं तो आ जाता है नानू। तो ये जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों नानू, यहाँ पर भी रुकने खाने पीने की सुविधा मिल जाती है। और यहाँ से दोस्तों अभी जो मध्य महेश्वर टेम्पल है
वो लगभग 5.5 किलोमीटर के आसपास है। ये देखिए आप। तो अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो यहाँ पर रुक करके रेस्ट कर सकते हैं। रास्ते में दोस्तों इतने सुंदर सुंदर लाइनें लिखी हैं पत्थरों पे। ये वाली लाइन आप पढ़ें, मैं वो हूँ जो नहीं है, जो नहीं है वो मैं हूँ, मैं तो वैरागी हूँ, न सम्मान का मोह न अपमान का भय, तभी भोले बाबा मिलेंगे। दोस्तों ये जो लाइन लिखी है ना, ये पूरे जीवन का निचोड़ है। पूरा जीवन लोगों को बीत जाता है तब भी ये बात समझ में नहीं आती। पूरा जीवन लग जाता है इस चीज़ को समझने में। जिस दिन आप इन लाइनों को अपने जीवन में उतार लेंगे, आप जीवन में सुखी हो जाएंगे। आपको जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा दोस्तों। और भोले बाबा तभी मिलेंगे जब आपके जीवन में अहम का भाव नहीं होगा। आप बिल्कुल शून्य, जीरो हो जाओगे, बिल्कुल ये वाली लाइनों में उतर जाओगे तब। नानू से लगभग 1 किलोमीटर और ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ से मंदिर 4.5 किलोमीटर और रह गया है। यहाँ पर भी खाने पीने की दुकानें हैं। बाकी रुकने के लिए टेंट वगैरह यहाँ पर भी उपलब्ध है। वो देखिए वहाँ पे टेंट वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं, खा पी सकते हैं, साथ में नाइट स्टे भी कर सकते हैं। अभी को जाकर के दोस्तों थोड़ा सा आराम मिला है, क्योंकि रास्ता आसान हो गया है। लेकिन मैं समझता हूँ 200-300 मीटर ही ऐसा मिलने वाला है, फिर से आगे वही खड़ी चढ़ाई मिल जाएगी हमें। बेहतर होगा दोस्तों कि आप जब मध्य मैसूर ट्रैक के लिए आएँ तो सुबह सुबह 5-6 बजे रांसी विलेज से ट्रैक स्टार्ट कर दें। वैसे वहाँ पे जितने भी लोकल्स लोग थे और जो लोग वापस ट्रैक करके नीचे की तरफ जा रहे थे, उनका भी एक्सपीरियंस मैंने जाना, तो लोगों ने यही बताया कि 7 से 8 घंटे का ट्रैक होता है। बाकी मैं थोड़ा लेट ट्रैक अपना शुरू किया, सुबह 9 बजे के आसपास। देखते हैं कितने बजे मध्य मैसूर मंदिर पहुँचते हैं। बाकी मंदिर पहुँच करके अपना जो कंप्लीट एक्सपीरियंस है वो हम आपको शेयर करेंगे। बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मध्य मैसूर ट्रैक से जुड़ी हुई वो भी हम आपको बताएंगे, हर जानकारी बताएंगे। अभी क्या है कि ट्रैक मुश्किल है, तो चलते समय बता पाना मुश्किल है दोस्तों। बाकी बीच बीच में मैं छोटी छोटी जानकारी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बाकी दोस्तों पानी का ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद सीधा मंदिर पे मिलेगा, तो इसलिए यहीं पर पानी वगैरह हम भर लेते हैं। ये दोस्तों झरने का बिल्कुल ठंडा पानी है, जड़ी बूटियों वाला अमृत। अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों मैखंबा, और यहाँ से मध्य मैसूर टेम्पल 4 किलोमीटर और बचा है। तो मैखंबा में भी रुकने और खाने पीने की व्यवस्था है। ये ऊपर देखें, ये है मैखंबा का होम स्टे।
तो ये है दोस्तों मैखंबा का होम स्टे। बाकी रुकने वगैरह के लिए इस तरह की व्यवस्था है। इसमें 3-4 बेड लगे हुए हैं और एक साथ इस तरह से कुल 3-4 कमरे हैं। तो रुकने की अच्छी खासी व्यवस्था यहाँ पर भी है, खाने पीने की। तो यहाँ पर भी आप अगर अंधेरा हो जाता है पहुँचते पहुँचते तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। यह दोस्तों पहाड़ी राजमा, ये राजमा की बेल है। पहाड़ों में राजमा काफ़ी फेमस है दोस्तों। ये देखें आप, ये राजमा की फलियाँ लगी हुई हैं। पहाड़ों में राजमा, माल्टा, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो लोकल सब्जियाँ होती हैं जैसे कि कद्दू वगैरह, लौकी वगैरह, ये सब खूब सारी उगती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ उगाई जाती हैं दोस्तों, वो सभी ऑर्गेनिक तरीके से गोबर की खाद में। यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है कि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ आए तो आप पहाड़ी खाना ट्राई करें, आनंद आ जाएगा दोस्तों, बहुत स्वाद आता है। पहाड़ों में राजमा की दाल बनती है, राजमा की सब्जियाँ बनती हैं। ये देखें आप, देख रहे हैं ना। और दोस्तों बीच में देखें कितना सुंदर सा पेड़ दिखाई दे रहा है। इसकी खूबसूरती है कि इसकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल लाल लाल रंग की हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पे लाल लाल रंग के फूल खिले हुए हैं। मध्य महेश्वर ट्रैक ऐसे ही नहीं स्वर्ग है दोस्तों। यहाँ पे लिखी हुई लाइनों को आप पढ़ेंगे ना तो जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखें, मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा हो तो मध्य महेश्वर धाम चले जाना। हर हर महादेव। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मध्य महेश्वर धाम बिल्कुल स्वर्ग जैसा सुंदर है। और इस स्वर्ग जैसी सुंदरता को मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। सामने देखें, बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ और उनको भी सुंदर सफ़ेद बादलों ने ढक रखा है। प्रकृति के अद्भुत सुंदरता के संगम के दर्शन हो रहे हैं इस मध्य महेश्वर ट्रैक में। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कूंचट्टी। और मध्य महेश्वर मंदिर से पहले कूंचट्टी लास्ट ऑप्शन है रुकने और खाने पीने के लिए। तो ये है यहाँ पर यहाँ का होम स्टे। बाकी यहाँ से मध्य महेश्वर टेम्पल अब सिर्फ 2.6 किलोमीटर रह गया, यानी लगभग 1 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा और लगने चाहिए यहाँ से। बाकी अगर आपको यहाँ पर आते आते अंधेरा हो गया है, 9-10 बज गए हैं, तो आप यहीं कूंचट्टी में ही स्टे कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट का जो 2 किलोमीटर है वो और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। और अभी मैं उसी वाले पार्ट में ट्रैक कर रहा हूँ। यहाँ से अब ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 किलोमीटर और रह गया है मध्य महेश्वर टेम्पल। बाकी जो टोटल डिस्टेंस है राजसी विलेज से वो है दोस्तों लगभग 16 से 17 किलोमीटर, बट मैं इसे 18 किलोमीटर मानूंगा। इसके बाद मध्य महेश्वर टेम्पल के ऊपर बूढ़ा मध्य महेश्वर टेम्पल भी है एक। तो अगर आप मध्य महेश्वर से बूढ़ा मध्य महेश्वर का भी ट्रैक करेंगे तो टोटल 20 किलोमीटर का हो जाएगा। बाकी मैं मध्य महेश्वर और उसके ऊपर लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे, तब पहुंचेंगे हम बूढ़ा मध्य महेश्वर, 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास। तो इस तरह टोटल रांसी विलेज से 20 किलोमीटर की हम ट्रैकिंग करके आपको मध्य महेश्वर और बूढ़ा मध्य महेश्वर के दर्शन कराएंगे।
फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मध्यमहेश्वर धाम। सामने बाबा मध्यमहेश्वर जी का मंदिर है, दर्शन करें आप। और यहाँ पर रुकने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ये आप देखें। यहाँ पे टेंट भी मिल जाएगा, रूम भी मिल जाएगा। बट यहाँ पे आपको अगर आप इंडिविजुअल रूम लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल आएगी, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल रूम के बजाय एक रूम में 4 से 5 या उससे भी अधिक बेड लगाए होते हैं। बेड के हिसाब से चार्ज लेते हैं, 400 या 500 रुपये पर बेड के हिसाब से चार्ज करते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल रहना चाहते हैं तो इस तरह के जो कैंप हैं ये आपके लिए बेस्ट होंगे दोस्तों। बाकी भोले बाबा का मंदिर, मध्यमहेश्वर बाबा का मंदिर सामने है दोस्तों। देखें कितना सुंदर नज़ारा है। स्वर्ग की गोद में मध्यमहेश्वर बाबा विराजमान हैं। मैं दोस्तों राशि गांव से 9 बजे चला था और अभी हो रहे हैं शाम के 5, तो लगभग हमें जो है 8 घंटे का समय लगा है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। साथ में वीडियोग्राफी कर रहा था, जगह जगह रुक रहा था, तो 1 घंटे तो एक्स्ट्रा उसकी वजह से लगे हैं। नहीं तो नॉर्मली आप 7 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हो मध्यमहेश्वर। अगर आप सुबह निकलोगे 5 बजे सुबह रांसी विलेज से, तो मैं समझता हूँ आप जो है यहाँ पर 12 बजे तक पहुँच जाओगे आराम से मध्यमहेश्वर टेम्पल। इसके बाद यहाँ से 1 घंटा और लगेगा, आप बूढ़ा मध्यमहेश्वर भी पहुँच जाओगे और सेम डे रिटर्न रांसी भी जा सकते हो। बाकी केदारनाथ धाम से मध्यमहेश्वर का ट्रैक डिफ़िकल्ट है दोस्तों। लगभग 18 किलोमीटर कवर करना होता है रांसी विलेज से, तब आप यहाँ 5 केदारों में सेकंड केदार मध्यमहेश्वर बाबा के धाम पहुँचते हैं। बाकी दोस्तों अंधेरा हो चुका है और मध्यमहेश्वर बाबा की आरती का भी टाइम हो रहा है, तो हम आपको मध्यमहेश्वर बाबा की आरती के भी दर्शन कराएंगे। अभी दोस्तों मध्यमहेश्वर बाबा के दर्शन भी खुल चुके हैं और यात्री दर्शन करने के लिए लाइन लगा चुके हैं। और इसके बाद मध्यमहेश्वर जी की आरती होगी। मध्यमहेश्वर जी की जो संध्या आरती है वो संपन्न हो चुकी है दोस्तों। अब चलिए, अब हम आपसे सीधे कल सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मध्यमहेश्वर यात्रा की डे 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है मध्यमहेश्वर यात्रा का दूसरा दिन और अभी हम हैं मध्यमहेश्वर मंदिर से 1.5 किलोमीटर ऊपर स्थित बूढ़ा मध्यमहेश्वर मंदिर के पास। ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, यह मंदिर दोस्तों मध्यमहेश्वर मंदिर से 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग पर पड़ता है। और यहाँ का व्यू चेक करें, आप देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे तालाब हैं और देखें तो बुग्याली सुंदरता है। ये पूरा देखें बुग्याल है दोस्तों। बुग्याल का मतलब घास का मैदान। और दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ से एक जो सुंदर दृश्य दिखाने वाला हूँ, उसको देखने के बाद आपकी आंखों को यकीन नहीं होगा दोस्तों। ये जो सामने पर्वत आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है चौखंबा पर्वत। ये जो आप देख रहे हैं हिमालय पर्वत का एक खूबसूरत हिस्सा है। हिमालयन रेंज ये पूरी दिखाई दे रही है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ना, बर्फ़ मोतियों की तरह चमक रही है। बिल्कुल अभी सुबह का टाइम है दोस्तों। और मैंने यहाँ का जो सुंदर सनराइज़ होता है वो भी मैंने आपको दिखाया। बता दूं दोस्तों कि मैं कल ही रांसी विलेज से मध्यमहेश्वर टेम्पल पहुँच गया था और आपको मध्यमहेश्वर टेम्पल के दर्शन भी कराया। इसके बाद दोस्तों मैं आज सुबह 4 बजे ही वृद्ध मध्यमहेश्वर यानी कि बूढ़ा मध्यमहेश्वर मंदिर की ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया और 45 मिनट में मैं इस लोकेशन पे पहुंच गया था। स्पेशली जल्दी आने का उद्देश्य था यहाँ का सनराइज़ दिखाना। तो सनराइज़ मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है और बढ़िया सी धूप खिल चुकी है पूरे बुग्याल में। आप देखें और कितना सुंदर दृश्य, कितना सुंदर नज़ारा है। और जितने भी टूरिस्ट यात्री मध्यमहेश्वर मंदिर आते हैं तो यहाँ ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ कर के ज़रूर आते हैं। यहाँ पर बूढ़ा मध्यमहेश्वर मंदिर जो कि सामने है उसके दर्शन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों
प्रकृति की गोद में नेचर को एंजॉय करते हैं, प्रकृति की गोद में सुकून के कुछ पल व्यतीत करते हैं, क्योंकि ये दृश्य स्वर्ग है दोस्तों। देख रहे हैं ना। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जब भी आप मध्य महेश्वर टेम्पल आएँ तो 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ कर के ज़रूर यहाँ आएँ, क्योंकि यहाँ पर असली स्वर्ग देखने को मिलता है दोस्तों। बाकी दोस्तों हम मंदिर में भी चल कर के आपको दर्शन कराएंगे। दोस्तों ये जो मंदिर है ये मध्य महेश्वर मंदिर से भी पुराना बताया जाता है, इसीलिए इसका नाम बूढ़ा मध्य महेश्वर मंदिर है। तो मंदिर के अंदर चलेंगे और हम आपको दर्शन भी कराएंगे। और यहाँ पर आप देखें तो ये जो लेक है, इस लेक में चौखंबा पर्वत की कितने सुंदर रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। देखें आप, देख रहे हैं, ये देखें आप, पूरा दूर तक आप देखें तो यहाँ पर ना दोस्तों जितने भी यात्री हैं देखें तो सभी लोग वहाँ पर खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, क्योंकि ये बेस्ट पॉइंट है दोस्तों फ़ोटोग्राफी के लिए। चौखंबा पर्वत के बिल्कुल इस लेक में सुंदर रिफ्लेक्शन इमेज बन रहा है दोस्तों, देख रहे हैं ना। अद्भुत स्वर्ग के दर्शन आप इस वक्त कर पा रहे हैं मध्य महेश्वर घाटी में दोस्तों, ये देख रहे हैं ना। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया दोस्तों, पंच केदार में जो सबसे सुंदर केदार धाम है वह मध्य महेश्वर बाबा का केदार धाम है, और उसी स्वर्ग जैसी सुंदरता के दर्शन इस वक्त आप कर पा रहे हैं। मित्रों इस पर्वत को चौखंबा पर्वत क्यों बोलते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर्वत में आपको 4 पीक्स नज़र आ रही हैं, 4 चोटियाँ नज़र आ रही हैं। एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी जो पीक है उस तरफ है, इसीलिए दोस्तों इसे चौखंबा पर्वत बोलते हैं। बता दूं कि जो हिमालयन पर्वत पर ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ऊंचे ऊंचे पीक्स हैं दोस्तों जो काफ़ी फेमस हैं, उनमें चौखंबा पीक्स का भी नाम आता है दोस्तों, चौखंबा पर्वत का भी नाम आता है। तो यहाँ से जो है ना चौखंबा पर्वत के कंप्लीट दर्शन होते हैं। चौखंबा पर्वत का बेस के साथ साथ जो टॉप वाला पार्ट है वो कंप्लीट दर्शन होते हैं। जब दोस्तों हम रांसी विलेज आ रहे थे तो मनसूना मार्केट पड़ता है रास्ते में, तो मनसूना मार्केट से ही ये चौखंबा पर्वत दिखाई देने लगता है, और रांसी विलेज से भी ये चौखंबा पर्वत दिखाई देता है। इसके बाद जब आप मध्य महेश्वर धाम की ट्रैक करते हैं, मध्य महेश्वर टेम्पल की, तो रास्ते में भी ये चौखंबा पर्वत दिखाई देता है दोस्तों। बाकी यकीन नहीं हो रहा है कि चौखंबा पर्वत के हम इतने समीप से दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों, ये स्वर्ग के एहसास हैं। ये दोस्तों जो बुग्याल है, इतना बड़ा बुग्याल है कि आप जहाँ तक नज़रें दौड़ाएं तो वहाँ तक ये पूरा बुग्याल देखने को मिल रहा है। देखिए कितना बड़ा है दोस्तों। अभी तक तो हमने छोटे छोटे बुग्याल देखे थे, लेकिन ये काफ़ी बड़ा बुग्याल है दोस्तों, पूरा उधर तक है दोस्तों। और ये जितनी पर्वत देख रहे हैं इन सभी पे बर्फ़ लगी हुई है। उधर से धूप पड़ रही इस वजह से बर्फ़ नहीं दिखाई दे रही, बट चौखंबा पर्वत की पीक्स पर जो बर्फ़ है वो बिल्कुल चांदी की तरह से चमकती हुई दिखाई पड़ रही है। और ये पूरा बुग्याल घास का मैदान। बाबा मध्य महेश्वर मंदिर से जब आप ऊपर आते हैं तो असली स्वर्ग के दर्शन यहीं होते हैं। इस बुग्याल में कुल 3 से 4 ताल हैं दोस्तों। एक इस तरफ भी कुंड है, इन्हें कुंड भी बोल सकते हैं, ताल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर कोई पानी लाके भरता नहीं है दोस्तों। अब मैं बता दूं, जब मैं 4 बजे चला था नीचे मध्य महेश्वर मंदिर से बूढ़ा मध्य महेश्वर मंदिर के लिए, तो मैं 45 मिनट में यहाँ पहुँच गया। 1.5 किलोमीटर का रास्ता है और थोड़ा टफ है, क्योंकि बिल्कुल 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी होती तब यहाँ पर पहुँचते हैं। अब टफ़ क्यों ना हो दोस्तों, जब आपको स्वर्ग के दर्शन करने हैं तो रास्ते तो मुश्किल होंगे ही, क्योंकि सुंदर चीज़ और अच्छी मंजिल हमेशा कठिन रास्तों से चल करके ही मिलती है। ये देखें यहाँ पर भी एक बड़ा ही प्यारा सा कुंड है, तालाब है, ताल है दोस्तों, देख रहे हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि आखिर यहाँ पानी आता कहाँ से है। तो बता दूँ दोस्तों कि जब मैं बिल्कुल सुबह आया था तो ये जो आप घास देख रहे हैं इन पे बर्फ़ पड़ी हुई थी। ये पूरी घास का जो मैदान है ये बर्फ़ की चादरों से ढका हुआ था। इसके बाद जैसे ही धूप हुई ये बर्फ़ पिघल गई और बीच में जो छोटे छोटे कुंड हैं इन्हीं में वो पानी पिघल करके स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 से 4 कुंड हैं जिनमें पानी रहता है दोस्तों, जो कि यहाँ के दृश्यों को, यहाँ की प्रकृति को और भी सुंदर बनाते हैं।
ये देखें आप, ओहो हो, इतना शांति, इतना सुकून है दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप मंदिर आते हैं मध्य महेश्वर तो ऊपर ज़रूर आएँ। यहाँ पे आप कहीं थोड़ा सा दूर जा कर के बैठ करके मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं दोस्तों, भोले बाबा को याद करें तो आपको भोले बाबा के होने का एहसास यहाँ ज़रूर होगा। इतना पवित्र स्थान है ये। यहाँ आप शांत स्थान पर बैठ करके प्रकृति की आवाज़ को महसूस कर सकते हैं, प्रकृति की शांति को महसूस कर सकते हैं दोस्तों। ये वाली भी लोकेशन बेस्ट है फ़ोटो खींचने के लिए दोस्तों, क्योंकि इस वाली भी लेक में देखें तो चौखंबा पर्वत का जो वाटर इमेज है वो बन रहा है। देख रहे हैं, इतना बड़ा बुग्याल अभी तक तो मैंने पहली बार देखा है दोस्तों। और अभी तक पीछे तक जाएंगे तो पीछे तक ये बुग्याल फैला हुआ है। बुग्याल दोस्तों पहाड़ी शब्द है और यहाँ पर घास के मैदान को ही बुग्याल बोलते हैं। इन्हीं बुग्यालों में जो पहाड़ी लोगों के गाय बकरियाँ घोड़े खच्चर होते हैं वो घास चरने के लिए आया करते हैं। ये देखें आप, अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बुग्याल कितना बड़ा है दोस्तों। देख रहे हैं, ओहो हो, क्या सुंदरता है दोस्तों। दिखाते दिखाते मैं थकने वाला नहीं, और मैं समझता हूँ आपकी नज़रें भी नहीं हट रही होंगी। इतने ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिल रहे हैं जिन्हें हम कभी टीवी में सीनरियों में देखे थे, लेकिन आज उन्हें हम लाइव रियल लाइफ में देख रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल लाइव रियल लाइफ में हम उन चीज़ों को देख रहे हैं जिन्हें हम कभी फ़ोटो में देखे थे। और फ़ोटो में देखने के बाद हम सोचते थे कि यार ये कोई जगह ऐसी होगी नहीं धरती पर, लेकिन दोस्तों वो चीज़ें रियल हैं। यहाँ आप आएंगे तब आपको पता चलेगा। ये देखिए आप दोस्तों, अब हम फिर से वापस मध्य महेश्वर मंदिर चलते हैं। वैसे कल शाम हो गई थी तो वहाँ पे स्पष्ट तरीके से मैं दर्शन नहीं करा पाया था, तो अभी क्या है, नीचे चलेंगे और साथ में जो मध्य महेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथा है वो भी अब हम आपको बताने वाले हैं। तो अब बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि विस्तार पूर्वक हम बताएंगे कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ के 5 केदार धाम उत्तराखंड में प्रकट हुए हैं। धीरे धीरे मध्य महेश्वर मंदिर की तरफ नीचे भी चलेंगे और साथ में पूरी पौराणिक कथा भी आपको सुनाएंगे, और आगे चल कर के हम बूढ़ा मध्य महेश्वर मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। दोस्तों भगवान भोलेनाथ के जो 5 केदार धाम, 5 केदार मंदिर उत्तराखंड में प्रकट हुए, उनका जो संबंध है वो है दोस्तों पांडवों से। महाभारत के 5 भाई पांडवों से संबंध है। बता दूं दोस्तों कि पांडव और कौरव चचेरे भाई थे जिनके बीच महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। क्यों लड़ा गया था? क्योंकि जो कौरव थे वो शक्तिशाली थे और साथ में कौरव अधर्मी और अन्यायी थे। कौरव शक्तिशाली होने के कारण पांडवों पर अत्याचार किया करते थे, पांडवों का शोषण किया करते थे। पांडवों को कौरवों ने हर जगह से बेदखल कर दिया। घर बार, राजपाट, जितने भी अधिकार थे पांडवों के, उन सभी से कौरवों ने उन्हें अलग कर दिया, बेदखल कर दिया। कौरवों ने पांडवों की ऐसी हाल कर दी कि पांडव बेचारों को दर बदर भटकना पड़ा, जंगलों में जा कर के रहना पड़ा, क्योंकि हर तरह से उनको बेदखल कर दिया कौरवों ने। जबकि पांडव कौरव के चचेरे भाई थे, पांडवों का हर चीज़ में आधे आधे का हक था, अधिकार था, लेकिन सभी हक और अधिकारों से कौरवों ने पांडवों को बेदखल कर दिया। इसके बावजूद भी पांडव जो थे वो कौरवों को अपना भाई मानते थे। पांडवों के अंदर कौरवों के लिए जो है ममता थी, प्रेम था दोस्तों। इतना कुछ भी हो गया फिर भी पांडव बुरा नहीं मान रहे थे। लेकिन दिक्कत कब हुई? दिक्कत तब हुई दोस्तों जब पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में कौरवों ने निर्वस्त्र कर बेइज्जत करने का प्रयास किया। भरी सभा में कौरवों ने
द्रौपदी की साड़ी खींचने लगे, साड़ी उतारने लगे। ये दृश्य देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति से द्रौपदी की साड़ी की जो लंबाई है उसको अनंत गुना लंबी कर दी, जिससे कौरव द्रौपदी की साड़ी खींचते रहें लेकिन उनको निर्वस्त्र नहीं कर पाए। लेकिन उनका प्रयास यही था कि द्रौपदी को निर्वस्त्र कर बेइज्जत किया जाए भरी सभा में। बस यही जो बात थी वो पांडवों को लग गई और भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को कहा कि आप युद्ध लड़िए, क्योंकि ये घोर अपमान है द्रौपदी का एक स्त्री का। क्योंकि अब जो कौरव हैं वो युद्ध से ही मानेंगे। आप लोगों ने बहुत इनके साथ बर्दाश्त किया, आपने इनके साथ प्रेम भरा संबंध रखा, इनको आप अपना भाई मानते हो, लेकिन ये आपको भाई बिल्कुल नहीं मानते। ये आपका मौका पाते ही गला काट देंगे। इस प्रकार दोस्तों कौरवों द्वारा द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया जाना ही महाभारत युद्ध का मूल कारण बना। अब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को तैयार करने लगे महाभारत युद्ध के लिए। उधर पांडव जो हैं फिर भी युद्ध करने से पीछे हट रहे थे, क्योंकि पांडवों के अंदर दोस्तों इंसानियत थी, उनके अंदर अपने चचेरे भाई कौरवों के लिए प्रेम था और इसी वजह से वो महाभारत युद्ध से पीछे हट रहे थे। अब जब महाभारत युद्ध के लिए कौरव और पांडव आमने सामने आ गए और पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण साथ दे रहे थे, जब कौरवों को सामने देखा पांडवों ने तो फिर से प्रेम उमड़ आया कि अरे ये तो हमारे चचेरे भाई हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये सभी लोग हम जिनसे हमारा खून का संबंध है, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनसे हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा, इनसे हमें मारकाट करनी पड़ेगी, इनका हमें खून बहाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सोचने लगे पांडव और युद्ध लड़ने से इनकार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये पांडव आप लोग अज्ञानता के शिकार हो, वास्तव में जो समाज का ज्ञान है वो आपको है नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण गीता का उपदेश पांडवों को दिया था। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से महाभारत युद्ध को कुछ क्षण के लिए रोक दिया और इसके बाद उस दौरान उन्होंने पांडवों की जो अज्ञानता थी उसे गीता का उपदेश दे करके दूर किया दोस्तों। तब जाकर के पांडव महाभारत का युद्ध लड़े। उन्होंने सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़ा बल्कि महाभारत युद्ध में पांडव विजयी हुए और कौरवों का अंत कर डाला, कौरवों का वध कर डाला। बस इसी बात से दोस्तों जो भगवान भोलेनाथ थे वो पांडवों से नाराज़ हो गए। अब क्यों नाराज़ हो गए? तो भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर दूरदर्शी सोच को समझने की ज़रूरत है। भगवान भोलेनाथ का मानना था कि पांडव कोई और भी शांतिपूर्ण तरीका अपना सकते थे युद्ध के बजाय, मार काट के बजाय, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का मानना था कि इस प्रकार खून के संबंधों, पारिवारिक सदस्यों के बीच युद्ध लड़ा जाना, मार काट करना कहीं न कहीं आने वाले समय में कलयुग में बहुत बुरा प्रभाव छोड़ेगा, बहुत बुरा बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा कलयुग में। क्योंकि दोस्तों इस तरह से पारिवारिक सदस्यों और खून के संबंधों के बीच युद्ध लड़ा जाना, मार काट मचाना, ये कहीं न कहीं इंसानियत को ख़त्म कर देने वाला था। इसी बात से भगवान भोलेनाथ जो है नाराज़ हुए पांडवों से। और भगवान भोलेनाथ ने पहले ही आगाह कर दिया था कि जब कलयुग आएगा तो महाभारत युद्ध के कारण ही कलयुग में जो है कि भाई भाई को नहीं पहचानेगा, जो पारिवारिक सदस्य हैं, जो खून के संबंधों के रिश्ते हैं, उनके बीच जो है मार काट का बिल्कुल माहौल रहेगा। भाई भाई के हिस्से को हड़प लेगा, भाई भाई के अधिकारों को हड़पेगा, जिससे भाई भाई का गला काटेगा। जो पुत्र है वो पिता को नहीं पहचानेगा और पिता जो है वो पुत्र को नहीं पहचानेगा। ऐसे माहौल कलयुग में देखने को मिलेंगे। कलयुग में सिर्फ नकारात्मकता फैलेगी। कलयुग में कहीं पर भी शांतिपूर्ण वातावरण देखने को नहीं मिलेगा। कलयुग में इंसानियत समाप्त हो जाएगी और इसका एकमात्र कारण ये महाभारत युद्ध होगा। भगवान भोलेनाथ ने यही बात समझाई थी, लेकिन फिर भी युद्ध हुआ
तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो भगवान श्री कृष्ण और पांडव थे वो भी अपनी जगह सही थे और भगवान भोलेनाथ की भी सोच सही थी। भगवान भोलेनाथ चाहते थे कि पांडव कोई शांतिपूर्ण तरीका अपनाएं जिससे कौरवों का अधर्म और अन्याय का विनाश हो जाए, अधर्म और अन्याय का समापन हो जाए। आगे की जो कथा है वो मैं आपको बूढ़ा मध्य महेश्वर मंदिर के दर्शन कराने के बाद बताऊंगा दोस्तों। तो देखें, खूबसूरत बर्फीली पहाड़ियों की गोद में भोले बाबा का बूढ़ा मध्य महेश्वर मंदिर स्थित है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। तो ये दर्शन करें आप। यहाँ पे प्राचीन शिवलिंग और साथ में नंदी महाराज के भी दर्शन होते हैं। दोस्तों ये जो बूढ़ा मध्य महेश्वर मंदिर है, ये जो नीचे मध्य महेश्वर मंदिर है उससे भी प्राचीन है दोस्तों। तो ज़रूर आप यहाँ पर भी आकर के दर्शन करें। अभी दोस्तों हमने आपको बूढ़ा मध्य महेश्वर मंदिर के अलौकिक दर्शन कराएं। बाकी जो आगे की कथा है वो कंटिन्यू करते हैं। तो महाभारत युद्ध में पांडव विजयी हुए, कौरवों का अंत कर डाले। भगवान भोलेनाथ इस बात से नाराज़ हो गए। दोस्तों एक बात और है कि जो पांडव थे वो भी इस युद्ध को जीत तो ज़रूर गए, लेकिन वो खुद प्रसन्न नहीं थे। उनको भी इस बात का पछतावा था, प्रायश्चित था कि हमने अपने चचेरे भाइयों, खून के संबंधों की जो है हत्या की। इसके बाद जो पांडव थे वो स्वर्ग जाने की तैयारी में लग गए। तभी भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनियों ने पांडवों से बताया कि आपके ऊपर भातृ हत्या, भाई हत्या करने का दोष लगा है। जब तक आप इस दोष से मुक्त नहीं हो जाओगे तब तक आप जो है स्वर्ग और मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो उन्होंने कहा इसका उपाय बताइए। उन्होंने कहा इसका उपाय भगवान भोलेनाथ हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ इस महाभारत युद्ध से नाराज़ हैं, वो आप लोगों से नाराज़ हैं। क्योंकि दोस्तों जो भगवान भोलेनाथ थे वही पांडवों को भातृ हत्या के दोष से मुक्त कर सकते थे और पांडवों को स्वर्ग और साथ में मोक्ष दोनों वही प्रदान कर सकते थे। क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करना वो भगवान भोलेनाथ का ही था। तो श्री कृष्ण और ऋषि मुनियों ने कहा सबसे पहले आप जाइए, काशी बनारस में भगवान भोलेनाथ रहते हैं, उनके दर्शन करिए, उनको प्रसन्न करिए, वो आपको आशीर्वाद देंगे, तभी आप जो है स्वर्ग के लिए जा पाएंगे। फिर जो पांडव थे वो काशी बनारस की तरफ निकल पड़े भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने देखा कि पांडव हमसे मिलने काशी बनारस आ रहे हैं। दोस्तों बता दूं कि भगवान भोलेनाथ का काशी बनारस सर्वप्रथम सर्वप्राचीन निवास स्थान रहा। उसके बाद वह जो है यहाँ हिमालय में आकर के अपना निवास बनाए। इससे पहले वो काशी बनारस में भगवान भोलेनाथ को काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर जो शिवलिंग है वह 12 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग में से एक है दोस्तों। वहाँ पर भगवान भोलेनाथ को काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे, इसीलिए भगवान भोलेनाथ काशी बनारस को छोड़ करके यहाँ हिमालय में एक स्थान है जिसे गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है, वहीं पर भगवान भोलेनाथ गुप्त हो गए, छिप करके ध्यान मग्न हो गए, वहीं पर निवास करने लगे। आज उस स्थान को गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो बीच रास्ते में ही गुप्त काशी नाम का स्थान पड़ता है। उसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ छिप गए थे, गुप्त हो गए थे, इसीलिए उस स्थान को गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। पांडव भी कोई सामान्य व्यक्ति थे नहीं, पांडवों के पास भी दिव्य शक्तियाँ थीं। वो भी भगवान भोलेनाथ को ढूंढते ढूंढते यहाँ हिमालय में चले आए। हिमालय में आने से पहले पांडवों ने भगवान भोलेनाथ को कई अन्य स्थानों पर भी ढूंढा और बहुत कई दिनों तक ढूंढा दोस्तों। तब उन्हें आभास हुआ, पता चला कि भगवान भोलेनाथ हिमालय में जा चुके हैं। वो हमसे गुप्त होकर के छिप करके वहीं पर ध्यान मग्न हैं, वो हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। इसके बाद जो पांडव थे वो ढूंढते ढूंढते यहाँ हिमालय में चले आए। हिमालय में भी ढूंढना स्टार्ट किया। कई 100 वर्ष हो गए दोस्तों ढूंढते ढूंढते। तब जाकर के उनको पता चला
उस गुप्त काशी नामक स्थान के बारे में जहाँ पर भगवान भोलेनाथ छिपे थे, निवास कर रहे थे। बाकी दोस्तों अब हम नीचे उतर रहे हैं। नीचे देखें तो मद्दमहेश्वर जी की मंदिर के दर्शन हैं। पूरा मद्दमहेश्वर धाम आपको यहीं से दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे ऊपर की तरफ 1.5 किलोमीटर आप आएंगे तो बूढ़े मद्दमहेश्वर मंदिर के दर्शन होते हैं। बाकी चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है, आप देखें। अगर आपको सनराइज़ देखना है तो बेहतर होगा 4:30 बजे आप अपने जो भी जहाँ पर भी रुके हुए हैं स्टे से निकल लें, तभी आपको बढ़िया सनराइज़ देखने को मिलेगा। बाकी आज जो सनराइज़ था वो दोस्तों लगभग 6:15 बजे के आसपास हुआ। इसके बाद दोस्तों जब पांडव गुप्त काशी नामक स्थान पर भी पहुंच गए और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने देखा कि पांडव यहाँ पर भी आ गए, तुरंत भगवान भोलेनाथ ने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और भागने का प्रयास किया। जब भगवान भोलेनाथ नंदी बैल का रूप धारण कर रहे थे तो इस दृश्य को पांडवों ने देख लिया और वो समझ गए कि भगवान भोलेनाथ हमसे बचना चाहते हैं, हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। जैसे ही नंदी बैल भागने का प्रयास किया, तुरंत महाबली भीम ने नंदी बैल की पूँछ पकड़ करके अपनी तरफ खींचने लगे। जब नंदी बैल भाग नहीं पाया, यानी भगवान भोलेनाथ जब भाग नहीं पाए, तो नंदी बैल ने अपना सिर ज़मीन के अंदर डालने लगा और देखते ही देखते पूरा नंदी बैल यानी भगवान भोलेनाथ पाताल लोक में विलुप्त हो गए, विलीन हो गए, गायब हो गए। अब जो पांडव थे वो बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से भगवान भोलेनाथ को ढूंढा था। कई सौ वर्षों तक, कई सौ हजार वर्षों तक हिमालय में ढूंढा था पांडवों ने, तब जाकर के गुप्त काशी में भगवान भोलेनाथ को उन्होंने पाया था। इसके बाद भी भगवान भोलेनाथ भाग गए। अब पांडव बेचारे दुखी हुए और उनको इस बात का एहसास हो गया कि भगवान भोलेनाथ हमसे बहुत बुरी तरह से नाराज़ हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए हमें कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। नीचे देखें मद्दमहेश्वर बाबा का धाम कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। सामने मद्दमहेश्वर बाबा का मंदिर। शाम को तो उतना स्पष्ट नहीं दिखाई दिया, लेकिन अभी क्या है, बिल्कुल धूप जो है फैल चुकी है, धूप जो है छा चुकी है, और जिसकी वजह से मद्दमहेश्वर बाबा की घाटी बिल्कुल सुंदर चमक रही है दोस्तों। स्पष्ट दर्शन है भोले बाबा मद्दमहेश्वर जी के मंदिर के। बाकी हम आज भी चलेंगे, अभी मंदिर के दर्शन भी आपको कराएंगे नीचे। इसके बाद दोस्तों जो पांडव थे वो चले गए अपने जन्म स्थान पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर बद्रीनाथ धाम में जब आप जाते हैं बद्रीनाथ धाम, तो बद्रीनाथ धाम मार्ग में बद्रीनाथ धाम मंदिर से 22 किलोमीटर पहले ही पांडुकेश्वर नामक स्थान पड़ता है, जहाँ पर पांडवों का जन्म हुआ था। उस टाइम वहाँ राजा परीक्षित रहा करते थे। तो पांडुकेश्वर सबसे पहले जो भी महाभारत युद्ध में उन्होंने राजपाट जीता था, वो सब राजपाट राजा परीक्षित को सौंप दिया। इसके बाद वे हिमालय में 5 अलग अलग स्थानों पर चले गए तपस्या करने के लिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। जिन 5 अलग अलग स्थानों पर पांडव तपस्या करने के लिए हिमालय में गए, उन्हीं 5 स्थानों को आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। और वो सभी 5 स्थान पंच केदार हिमालय के उत्तराखंड में स्थित हैं दोस्तों, जिनमें से एक बाबा मद्दमहेश्वर का धाम भी है दोस्तों। बताते हैं कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के मध्य वाले भाग, नाभि वाले भाग की पूजा की जाती है। पांडव 5 अलग अलग स्थानों पर हिमालय में कड़ी तपस्या करने लगे और कई हजार वर्षों तक उन्होंने कड़ी तपस्या की, तब जाकर के भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। तो दर्शन कैसे दिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने 5 अलग अलग स्थानों पर नंदी बैल के शरीर के 5 अलग अलग हिस्सों के रूप में प्रकट होकर के पांडवों को दर्शन दिया था दोस्तों। तो वो नंदी बैल के जो 5 अलग अलग शरीर के हिस्से हैं, वो उन्हीं 5 स्थानों पर प्रकट हुए जहाँ पर पांडव तपस्या कर रहे थे। तो जो सबसे प्रथम दर्शन हुआ वो हुआ दोस्तों भगवान भोलेनाथ के कुबड़ वाले हिस्से के, यानी नंदी बैल का जो कुबड़ वाला हिस्सा है वो सर्वप्रथम प्रकट हुआ। जिस स्थान पर वो प्रकट हुआ नंदी बैल का कुबड़ वाला हिस्सा, पीठ वाला हिस्सा,
उसे आज केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पंच केदारों में सबसे प्रसिद्ध भी है केदारनाथ धाम। इसके बाद दूसरा जो नंदी बैल का शरीर का हिस्सा प्रकट हुआ वो दोस्तों नाभि वाला हिस्सा, पेट वाला हिस्सा प्रकट हुआ, जिसे आज मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो कि पंच केदार में सेकंड केदार हैं, द्वितीय केदार, जिनके अभी आप दर्शन कर रहे हैं। यही हैं भगवान भोलेनाथ मध्य महेश्वर बाबा। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों नंदी बैल का जो तीसरा वाला शरीर का हिस्सा प्रकट हुआ वो हुआ भुजाओं वाला हिस्सा, जिसे आज तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि पंच केदार में तृतीय केदार है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की भुजाओं की पूजा होती है दोस्तों, कंधे और भुजाओं की। इसके बाद दोस्तों जो चौथा नंदी बैल का शरीर का हिस्सा प्रकट हुआ वो दोस्तों प्रकट हुआ मुख वाला हिस्सा, चेहरे वाला हिस्सा, जिसे आज रुद्रनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि पंच केदार में चतुर्थ केदार है। इसके बाद अंत में प्रकट हुआ नंदी बैल का जटाओं वाला हिस्सा, सिर वाला हिस्सा, जिसे आज कल्पेश्वर के नाम से जाना जाता है। और बताते हैं कि इन सभी 5 स्थानों पर पांडवों ने ही मंदिर बनवाया है, जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है। मैं जो है पंच केदार की यात्रा कर रहा हूँ। प्रथम केदार केदारनाथ धाम के दर्शन मैंने करा दिए हैं और आज मैंने द्वितीय केदार मध्य महेश्वर जी की भी दर्शन करा दिए। इसके बाद हम तृतीय केदार तुंगनाथ के दर्शन कराएंगे, फिर चतुर्थ केदार रुद्रनाथ जी के दर्शन कराएंगे, फिर अंत में पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव के दर्शन कराएंगे आपको। आइए दोस्तों मध्य महेश्वर मंदिर की एक परिक्रमा लगाते हैं। और मध्य महेश्वर मंदिर के प्रांगण में भी कई सारे दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें तो दिव्य शिवलिंग के दर्शन होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये है पवित्र जलधारा, इसके मात्र आप दर्शन करें, इसे स्पर्श न करें दोस्तों। आगे है दोस्तों उदक कुंड, इसे उदक कुंड के नाम से जाना जाता है और ये आप दर्शन करें। यहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ की 5 शिवलिंग के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर मध्य महेश्वर मंदिर के पीछे भी 2 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे शिवलिंग के लिए छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। और ये जो शिला आप देख रहे हैं दोस्तों, इसे पांडव पिंडी शिला बोलते हैं। तो पांडवों में से जो भाई यहाँ पर तपस्या किए होंगे, ये उन्हीं का स्थान है, पांडव पिंडी शिला। वो जो आप देख रहे हैं वहीं पर बैठ करके पांडवों में से कोई न कोई एक भाई यहाँ पर ज़रूर तपस्या किए होंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हिमालय के 5 अलग अलग स्थानों पर जहाँ जहाँ पंच केदार हैं, उन्हीं 5 अलग अलग स्थानों पर 5 भाई पांडवों ने बैठ करके तपस्या की थी। यह दोस्तों गौरी शंकर मंदिर, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के एक साथ दर्शन होते हैं। ये दर्शन करें आप, देखिए कितना प्यारा है। देखें चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ और बीच में मध्य महेश्वर बाबा का मंदिर। इसे दोस्तों पितृशिला बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, बताते हैं कि इस शिला पर पूजा पाठ करने से जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, उनको मोक्ष मिलता है। और साथ में ये है दोस्तों सरस्वती कुंड, यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं। ये है सरस्वती कुंड, ये देख रहे हैं। ये जितने भी जल यहाँ आ रहे हैं दोस्तों इन कुंड में, ये सभी कुदरती हैं, पर्वत से निकल कर के आ रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर माता पार्वती का मंदिर है दोस्तों। आइए आपको माता पार्वती के भी दर्शन करें। यहाँ बगल में भोलेनाथ और माता पार्वती के जुगल जोड़ी के दर्शन थे, लेकिन यहाँ पर माता पार्वती के दर्शन हैं।
बाकी जो ये विग्रह देख रहे हैं, मूर्तियाँ कितनी प्राचीन हैं और कितने दिव्य हैं। फाइनली दोस्तों हमने जो है मध्य महेश्वर धाम के संपूर्ण दर्शन करा दिए हैं और यहाँ से जुड़ी हुई जो संपूर्ण पौराणिक कथा है वो भी हमने आपको बता दिया है। बाकी दोस्तों अब यहाँ से हम नीचे रांची की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम चलेंगे दोस्तों बनतोली, जहाँ पर नदी का संगम हो रहा है, वहाँ पर चलेंगे, मस्त नहाएंगे दोस्तों, क्योंकि वो लोकेशन स्वर्ग है। तो वहाँ बिना नहाए और साथ में वहाँ पर मैं जो पहाड़ी खाना होता है उसको ट्राई करूँगा। चलिए चलते हैं वहीं पर। फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अपनी ड्रीम लोकेशन पर। ड्रीम लोकेशन क्यों है दोस्तों, वो मैंने ऑलरेडी दिखाया था आपको आते वक्त। बाकी यहाँ पर मधुगंगा नदी का एक खूबसूरत नदी के साथ संगम होता है, तो उसी संगम पॉइंट पर हम स्नान करेंगे, दिखाएंगे भी कितना मस्त लोकेशन है दोस्तों। बाकी रुकने के लिए मैं समझता हूँ बनतोली बहुत ही बेस्ट लोकेशन है। इसी के ऊपर 100 मीटर ऊपर अपर बनतोली, वहाँ पर ढेर सारे मकान हैं जो कि होम स्टे में कन्वर्ट किए गए हैं। बाकी यहाँ नीचे भी ढेर सारे मकान हैं जो कि होम स्टे में कन्वर्टेड है दोस्तों। यहाँ खाने पीने के लिए रुकने की बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ पर गांव में देखेंगे तो हर तरफ लोकल सब्जियाँ, वो देखें वहाँ पे कद्दू, लौकी, और यहाँ पर ये है दोस्तों पहाड़ी करेला ही, काफ़ी मीठा होता है खाने में। मैंने गोंडार विलेज में इसी की सब्ज़ी खाई थी, बहुत ही टेस्टी। ये देखें आप, तो इस गांव में रुकने का यही फ़ायदा है दोस्तों। यहाँ पे आप बिल्कुल नेचर की गोद में रहने वाले हो। मस्त नीचे नदी है, वहाँ स्नान करोगे ठंडे पानी में, साफ़ पानी में। इसके अलावा यहाँ पे प्राचीन जो भारत की ग्रामीण संस्कृति है उसे देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। पहाड़ों की सब्जियाँ, पहाड़ों की जो खान पान है वो बहुत ही टेस्टी होता है, वो यहाँ आपको खाने को मिलेगा। वो देखें सीताफल उसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे कद्दू वगैरह जो भी बोलते हैं। ये है दोस्तों राजमा की बेलें, देखें आप, देख रहे हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जियाँ, भोजन ही आपको मिलता है दोस्तों, देख रहे हैं ना। कि ये देखें, यहाँ पे देखें दोस्तों कद्दू वहाँ पे लगा हुआ है। टोटली ऑर्गेनिक सब्जियाँ, टेस्टी सब्जियाँ खाने को मिलेंगी यहाँ पर। राजमा की दाल मिलेगी जो पहाड़ी राजमा होती है। और ये देखें, ये फिर से वही जो यहाँ पे मीठा करेला होता है उसकी बेल है दोस्तों। ये देखें आप, यहाँ बनतोली में मैंने रूम का किराया भी पूछा तो 1 नाइट का 800 से 1200 रुपये का रूम यहाँ मिलता है। उसको आप शेयर भी कर सकते हो, अगर आप 2-3 लोग हो तो आपके लिए सस्ता पड़ेगा। रुकने के लिए ये बिल्कुल ड्रीम लोकेशन है दोस्तों। तो अगर आप मध्य महेश्वर ट्रैक कर रहे हैं तो बनतोली में रुके दोस्तों। यहाँ आपको इतना ज़बरदस्त एहसास होगा ना, बिल्कुल स्वर्ग जैसी फीलिंग आएगी। बाकी हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहाँ पर हम स्नान करने वाले हैं, तो यहीं पर वो पॉइंट है दोस्तों। हम आ चुके हैं दोस्तों उस लोकेशन पर जहाँ पर हमको स्नान करना है। तो यहीं पर हम नहाएंगे। यहाँ पे गहराई तो ठीक ठाक है दोस्तों, लेकिन जब भी आप कभी नहाने आएँ तो पहले ध्यान से जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि ऐसे में हादसा हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी कम गहराई है, यहाँ पर नहा सकते हैं। बाकी दूर से देखने में कम पानी लगता है, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है दोस्तों। बीच में ना जाएं आप, सावधानी पूर्वक अगर आप आते हैं तो स्नान करें, इस बात का आप ध्यान रखें। पहले ही चेक कर ले गहराई कितना है, फ़्लो कितना है। यहाँ पे तो सेफ़ नहीं है नहाना, बट यहाँ पे सेफ़ है। पानी का रंग देखें, कल भी पानी आकर्षक था, आज भी पानी आकर्षक है। बाकी ठंडा तो बहुत है दोस्तों, बर्फ़ जैसा ठंडा पानी है। ओह, कल ही मैं अट्रैक्ट हो गया था कि मैं ज़रूर यहाँ आकर वापस नहाऊँगा। सो मैं वापस आ चुका हूँ टाइम से दोस्तों। मैं जो है मध्य महेश्वर मंदिर से लगभग 9:45 बजे चला था और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और मैं नीचे बनतोली आ चुका हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर फर्स्ट क्लास नहाएंगे। इसके बाद आगे गोंडार विलेज है, वो दिख रहा होगा आपको, वहाँ चलेंगे, मस्त पहाड़ी खाना खाएंगे। तो आप भी आएँ तो ये चीज़ों को ज़रूर एंजॉय करें। नदी में यहाँ नहा सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक। इसके बाद यहाँ गोंडार विलेज और साथ में यहाँ बनतोली में पहाड़ी खाने का आनंद ज़रूर लें दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम नहा चुके हैं, बहुत मज़ा आया दोस्तों नहा करके। नहाने के लिए मैं समझता हूँ ये बेस्ट लोकेशन है, ये वाली। यहाँ पे गहराई कम थी, यहीं पर मैं नहाया। बाकी एक लोग और मेरे साथ आ रहे थे तो उनको भी मैंने बोला कि आप भी नहा लो, तो वो भी नहाए, तो वो वहाँ पे नहाए उस वाले लोकेशन पर। वहाँ थोड़ा सा बहाव तेज़ है, बट ये वाला सेफ़ है। तो जब भी आप नहाने के लिए आएँ तो सावधानी पूर्वक आराम से देख लें, तब जो है पानी के अंदर प्रवेश करें। बाकी पानी काफ़ी ठंडा है। वैसे मैं दोस्तों गोमुख में भी नहाया हूँ, तो मुझे इतना ठंडा पानी कोई फ़र्क नहीं डालता है। गोमुख में तो बिल्कुल खून जमा देने वाला ठंडा पानी था, वहाँ एक डुबकी लगाना मुश्किल था।
तो कहीं ना कहीं उसके कंपैरिजन में ये तो मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता है। फिर भी ये पानी काफ़ी ठंडा है। अगर आप फर्स्ट टाइम नदी में आके नहाते हैं पहाड़ों में ना, तो ये पानी आपके लिए काफ़ी ठंडा होने वाला है। बट जो भी है दोस्तों, पूरा मज़ा आया, आनंद आया। आप गोंडार विलेज चलते हैं, मस्त वहाँ पहाड़ी खाना और चाय वगैरह ट्राई करेंगे, फिर जो है वीडियो को समाप्त करेंगे। अभी दोस्तों हम गोंडार विलेज पहुँच चुके हैं, और जब हम मंदिर जा रहे थे तो इसी दुकान पर हमने जो है लंच वगैरह किया था। यहाँ पे भैया जी की दुकान है, बहुत ही बढ़िया खाना बनाते हैं। तो यहीं पे रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर जो है वीडियो को समाप्त करेंगे। दोस्तों यहाँ गोंडार विलेज में भी एक मंदिर है जो कि मैंने दिखाया भी था जाते समय, वो सामने। तो इस मंदिर का भी नाम बूढ़ा मध्यमहेश्वर मंदिर है। तो जब मध्यमहेश्वर जी की डोली आती है तो पहले दिन का जो नाइट स्टे होता है डोली का, वो यहीं पर होता है, गोंडार विलेज में स्थित बूढ़ा मध्यमहेश्वर मंदिर में। बाकी दोस्तों जब हम जा रहे थे तब भी पोहा खाए थे, और आते समय भी। भैया का पोहा बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा दोस्तों चावल है, साथ में मीठे करेले की सब्ज़ी और कढ़ी है। तो ये सब कुछ खाते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। फाइनली दोस्तों खाना पीना हो चुका है, अब समय आ चुका है वीडियो को समाप्त करने का। चले दोस्तों वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।